Today we are talking value supply as per CGSP determination of value supply rules। तो लास्ट टाइम हमने जैसे डिस्कस किया था कि जो सप्लाई की वैल्यू होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू हम उसको लेते हैं सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 का, सब सेक्शन 2 का, सब सेक्शन 3 का। ठीक है, अब आता है यदि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते तो उसकी वैल्यू हम कैसे डिटरमिन करेंगे सप्लाई की। उसके लिए हमारे फिर रूल्स बने हुए हैं जिनका नाम है CGSP डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू सप्लाई। तो इसमें हम कर रहे हैं पहले तो रूल नंबर 27 एंड 28 आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो लेक्चर सी क्या है आपके रूल्स। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 एंड 15 सबसेक्शन 5 they prescribe that value supply shall be determined in certain cases as specified by determination of value supply rules 2017। तो इन सेक्शन में मेंशन किया गया है सबसेक्शन 4 में और 5 में कि जब आपकी वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है तो आपने रूल्स के बेस पर उसकी वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो देखो सेक्शन 15 सबसेक्शन 4, तो जिसे ट्रांजैक्शन वैल्यू नॉट डिटरमिनेबल। तो एज पर दिस सेशन इफ ट्रांजैक्शन वैल्यू इज विद ए रिलेटेड पार्टी और प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये सेशन कहते हैं जब आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है रिलेटेड पार्टी के साथ या उसका जो प्राइस है जिस नो सोल कंसीडरेशन, ये होता है कि हमें प्राइस भी मिल रहा है प्लस कुछ और भी हमें चीज़ मिल रही है सब बायर से जो रिसिपेंट है कस्टमर से, तो फिर हम उसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो इन दैट केस फॉर द सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज देन द वैल्यू सप्लाई शैल बी डिटरमिन एज पर रूल्स। तो ये जो रूल्स है उसके बेस पर हम इसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे। इसी तरीके से है सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 में नोटिफाइड सप्लाई। तो नोटिफाइड सप्लाई होती है द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, या फिर जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी है सप्लाई तो उसकी वैल्यू भी हम डिटरमिन करेंगे एज पर रूल्स। ठीक है, तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 में तो है जब ट्रांजैक्शन वैल्यू डिटरमिन नहीं होगी, किस केस में नहीं होगी, जब रिलेटिव पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है या प्राइस आपका सोल कंसीडरेशन नहीं है, वो भी रूल्स अप्लाई करेंगे। सेक्शन सबसेक्शन 5 जो है वो कहता है जब आपकी सप्लाई ये नोटिफाई की है गवर्नमेंट ने उसकी वैल्यू भी हम रूल्स के बेस पर डिटरमिन करेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं देखो आपके रूल्स 27 टू 35 बने हुए हैं हमारे टोटल जो रूल्स हैं हैव प्रिस्क्राइब्ड डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई डिस्कस एज यू फॉलो। पर इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं रूल 27 एंड 28। तो लेक्चर से रूल 27 में देखो क्या कवर होगा। तो इसमें हम कवर करेंगे वैल्यू सप्लाई इन एक्सचेंज ऑफर में। जब आप पुरानी चीज लेते हैं नई लेते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। रूल 28 में रूल 28 है वैल्यू सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटिव पर्सन अगर गैन थ्रू एन एजेंट। जब सप्लाई हो रही है बिटवीन डिस्टिंक्ट या रिलेटिव पर्सन में, डिस्टिंक्ट होते हैं पैन नंबर सेम है पर आपकी दो ऑफिस हैं अलग अलग, उनकी रजिस्ट्रेशन आपने अलग अलग करवाई है, वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। रिलेटिव पर्सन है जैसे फैमिली मेम्बर हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, फर्म में पार्टनर्स हैं, उनके साथ जब ट्रांजेक्शन होती है अगर गैन थ्रू एजेंट। तो ये रूल 28 में कवर होंगे। रूल 29 में हम कवर करेंगे वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एजेंट। ये सिर्फ गुड्स की सप्लाई है जो एजेंट के थ्रू हो रही है। रूल 30 में हम डिस्कस करेंगे वैल्यू सप्लाई बेस्ड ऑन कॉस्ट के बेस पर। रूल 31 है रेजिडुअल मेथड, मीन्स जब ऊपर से कोई मेथड अप्लाई नहीं हुआ तो रूल 31 अप्लाई हो जाएंगे। रूल 31 स्पेशल कैटेगरी की सप्लाई है जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, जिसमें आएगा वैल्यू सप्लाई इन केस लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेस। रूल 32 में भी वैल्यू सर्टेन सप्लाई मेंशन की गई है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे सब रूल 2 में है आपकी परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, एयर ट्रैवल एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, वॉचर और कूपन, नोटिफाइड सर्विस। रूल 33 वैल्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू एजेंट। अभी पीछे किया ना हमने रूल सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एजेंट, ये था रूल 29। अब आता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू एजेंट जैसे रूल 30 है। यानी है रूल 34 में रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना है अपने करेंसी का फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन फॉरेन करेंसी।
जब आपकी सप्लाई हो रही है फॉरेन करेंसी में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे होता है, उसमें आपने रेट कौन सा लेना है, एक्सचेंज रेट, तो वो आपको रूल 34 बताएगा। रूल 35 है वैल्यू सप्लाई जगह इंक्लूसिव है ऑफ जीएसटी, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे देखो, सबसे पहले रूल नंबर 27, तो इसमें कवर होता है वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर कॉन्सिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। जैसे एक्सचेंज ऑफर है कि जहाँ पे जो आपका वो कॉन्सिडरेशन है वो सिर्फ मनी ही नहीं मिल रही है आपको, उसके अलावा भी कुछ हमें और आइटम्स मिल रही हैं। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसका रूल है वैल्यू सप्लाई इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफर वेयर का कॉन्सिडरेशन इज नॉट होली इन मनी शैल बी डिटरमिन एज फॉलो। उसको हम डिटरमिन करेंगे एज फॉलो। इसमें देखो रूल 27 में सबसे पहले है क्लोज नंबर 8, तो ये कहता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब जैसे आपने जो भी सप्लाई की है ना, जैसे होता है ना एक्सचेंज ऑफर में पुरानी चीज सेलर ले लेते हैं और नई चीज सप्लाई कर रहे हैं, तो नई चीज की देखो ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, बस वो हम उसकी वैल्यू मान लेंगे। ओपन मार्केट वैल्यू मीन्स द फुल वैल्यू ऑफ मनी पेबल बाय एन अनरिलेटेड पर्सन एज इट्स सोल्ड कॉन्फिगरेशन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग टैक्सी अंडर जीएसटी। इसका मतलब है जो फुल वैल्यू आपको मिलनी थी, यदि आप एक्सचेंज ऑफर में नहीं अप्लाई करके हैं इसको, तो वो जो आपको मिलनी थी फुल वैल्यू एज सोल कंसीडरेशन एज दी टाइम ऑफ सप्लाई, वही इसकी ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। और अब सपोज चलो ओपन मार्केट वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है, फिर हमारे पास है क्लोज नंबर बी। क्लोज बी कहते हैं द वैल्यू सप्लाई शैल बी सम टोटल ऑफ कॉन्सिडरेशन इन मनी एंड अमाउंट इन मनी इक्विवेलेंट टू द नॉन मनी कॉन्सिडरेशन। ये कहते हैं कि वैल्यू सप्लाई लो, जितना कैश मिला आपको मनी मिली, ठीक है, और प्लस जो नॉन मनी कॉन्सिडरेशन है, जो पुरानी एसेट मिली, उसकी भी मनी में वैल्यू निकाल लो कितनी है, उन दोनों को ऐड कर दो, सम टोटल मतलब है उन दोनों का टोटल, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अब सपोज कर लो जो पुरानी चीज आपने की है ना नई लेने के लिए, उसकी मनी वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर सकते, फिर ये रूल भी अप्लाई नहीं होगा आपका क्लोज बी वाला। फिर हम क्लोज सी अप्लाई करेंगे द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक क्वाइंट एंड क्वालिटी। कैसे है ना, अब आपने पुराना फ़ोन दे के सेलर आपको नया फ़ोन दे रहा है, अब नया फ़ोन उस टाइप की आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, ठीक, या फिर पुराने फ़ोन की वैल्यू आप डिटरमिन नहीं कर सकते, फिर आप देखो ऑफर लाइक काइंड एंड क्वालिटी उसी टाइप की कोई और आइटम मार्केट में जो चल रही है उसकी क्या वैल्यू है, वो आपकी इस सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। अब देखते हैं लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मतलब क्या है। सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी मीन्स एनी अदर सप्लाई मेड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस which is same or closely or substantially same in respect of features, quality, quantity, functionality, reputation पूरा सप्लाई बिन वैल्यू। ये नॉर्मली ना रूल कब अप्लाई होता है, जब आप बिल्कुल नया नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में, ठीक है, फर्स्ट टाइम, अब उसका जो ओपन मार्केट वैल्यू है वो करेक्ट नहीं है और आप एक्सचेंज ऑफर में दे रहे हो उसको, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिमिलर टाइप की जो फोन मार्केट में अवेलेबल है, जो क्लोजली सेम है या क्लोजली सब्सटेंशियली सेम है, इन रिस्पेक्ट ऑफ फीचर उसका सेम है, क्वालिटी, क्वांटिटी, फंक्शनैलिटी, रेपुटेशन, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है ना वही उसकी वैल्यू मानी जाएगी। फिर देखो, एक तो हो गया जो आपने नई आइटम सेल कर रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू है तो वो ले लो, ठीक है, नहीं है तो आपने क्या करना है, जितना कैश आपको मिला नई आइटम बेचने से कस्टमर से, प्लस जो उसने पुरानी आइटम दी उसकी मनी वैल्यू ले लो, आप उन दोनों को ऐड कर दो। अब मनी वैल्यू भी नहीं है पुरानी आइटम की, ठीक है, तो उस केस में फिर जो कुछ सिमिलर जो आइटम जो आप बेच रहे हो सेल कर रहे हो उसी टाइप की कोई और आइटम है, उसकी क्या वैल्यू है मार्केट में, तो वो उसकी सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। और अब यदि ये तीनों में से कोई भी अप्लाई नहीं हुआ, फिर हमारे पास है क्लोज नंबर बी। रूल 27 क्लोज बी में द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी सम टोटल कॉन्सिडरेशन इन मनी एंड अमाउंट इन मनी इक्विवेलेंट टू नॉन मनी कॉन्सिडरेशन एज डिटरमिन बाय रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर। फिर आपने रूल 30 या 31 के इसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे हम, पहले रूल 30 अप्लाई होगा फिर रूल 31, तो हमने इसमें भी सम टोटल करना है
ऑफ जो मनी मिली है आपको प्लस जो नॉन मनी कंसिडरेशन है उसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करेगी। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रूल 30 का क्या है, एज पर रूल 30 द वैल्यू और ये बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सप्लाई प्लस 10% मार्कअप। तो जो गुड्स आपने सप्लाई की है उसकी लो कॉस्ट कितनी है वो हमें पता होती है क्योंकि उसमें बस 10% आप अपना मार्जिन ऐड कर दीजिए तो वो आपकी सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। ऐसा रूल 31। अब देखिए कॉस्ट भी आपको नहीं पता है मीन्स रूल 30 भी अप्लाई नहीं होगा। फिर हमारे पास बचा लास्ट रूल 31। तो एज पर रूल 31 द वैल्यू सप्लाई इज डिटरमिन्ड बाय अदर रीजनेबल मीन्स विच इज कॉल्ड एज बेस्ट जजमेंट मेथड। तो जो जीएसटी ऑफिसर है ना वो अपने हिसाब से कोई बेस्ट मेथड बताएगा आपको और उसके बेस पे वैल्यू डिटरमिन कर देगा तो वो फिर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये है रूल नंबर 31। तो मीन्स तो ये जो मैट्रिक्स है द मैट्रिक्स आर टू बी यूज इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, आपने इसी सीक्वेंस में अप्लाई करने हैं जो मैट्रिक्स। ये बहुत जरूरी है इसमें। देखो पहले क्लोज ए हम ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे जो आपने सप्लाई की है। देखिए ये नहीं है फिर आपने जो कैश मिला आपको प्लस जो नॉन मनी कंसिडरेशन था उसकी मनी वैल्यू कितनी है उनको ऐड कर दो। अब देखिए ये भी नहीं है फिर सिमिलर जो गुड्स हैं लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाली जो गुड्स हैं उसकी मार्केट वैल्यू ले तो कितनी है वो आपकी वैल्यू मानी जाएगी सप्लाई की। ठीक है, अब ये भी नहीं है तो फिर हम लेंगे रूल 30 के बेस पर उसकी वैल्यू लेंगे कॉस्ट प्लस 10% ऐड कर देंगे प्रॉफिट मार्जिन, वो उसकी वैल्यू मानी जाएगी। ये भी एप्लीकेबल नहीं है फिर बेस्ट जजमेंट मेथड असेस हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा। तो जो भी जीएसटी ऑफिसर वैल्यू असेस करेगा आपकी वो वैल्यू मानी जाएगी। और ये आपने इसी ऑर्डर में फॉलो करने हैं। इट मीन द वन कमिंग लेटर इन द सीक्वेंस इज एप्लीकेबल ओनली इफ द प्रीवियस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखो कब कब ये रूल अप्लाई होते हैं हमारे। वारंटी सप्लाई ऑफ पार्ट्स टू एंड कस्टमर थ्रू ए डीलरशिप। अब डीलरशिप जो वारंटी देते हैं ना वो कुछ पार्ट से यूज करके है फ्री में, उसकी वैल्यू तो है नहीं अब। तो उस केस में हम कहते हैं जब पार्ट्स जो है आर सप्लाई फ्री टू दी एंड कस्टमर। अब उसकी जब हमें कॉन्सिडरेशन मिल ही नहीं रहा, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे वैल्यू डिटरमिन करने के लिए। तो उसका एक्सप्लेनेशन है व्हेन ए वारंटी क्लेम इज मेड विद द डीलरशिप बाय द एंड कस्टमर का फाइनल कंज्यूमर then the dealer seeks approval from original equipment manufacturer OEM and the dealer replaces the parts। क्योंकि देखो जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है ना उसने वारंटी ये रखी है डीलर को कि जब भी कोई डिफेक्ट आएगा कस्टमर की तरफ से उसको आपने रेक्टिफाई करना है और उसके लिए जो स्पेयर पार्ट है वो मैन्युफैक्चरर ही भेजेगा डीलर को फ्री में और वो उसको रिप्लेस कर देता है। और ये सप्लाई मानी जाती है फ्री में। अब इसकी वैल्यू क्या लेनी है तो वैल्यू के लिए रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। द वारंटी रिप्लेसमेंट बिटवीन ओईएम टू एंड कस्टमर इज नॉट लायबल टू जीएसटी नॉट बिकॉज इट इज फ्री but because the price of the replacement is built into the price of the equipment originally supplied and therefore tax has already been paid by OEM। अब देखो जब OEM कस्टमर को ये कर रहा है ना फ्री सप्लायर पास भेज रहा है उसका प्राइस वो पहले ही ले चुका है आपसे, इसका मतलब है पर ये वैल्यू आपकी टैक्सेबल नहीं है क्योंकि ये पहले ही इंक्लूड है आपके ओरिजिनल प्राइस में। और देखिए ये टैक्सेबल होती है इन बिटवीन डीलर और कस्टमर में। फिर आपने उसकी वैल्यू रूल 27 के बेस पर डिटरमिन करनी है। सेकंड एग्जांपल है फिजिशियंस सैंपल है ऑफ ड्रग्स प्रोवाइडेड थ्रू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। मैगी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मेडिसिन का सैंपल लेकर जाते हैं डॉक्टर्स को जैसे फ्री में। तो उस केस में these drugs are distributed by the physician during clinical consultation with patients। और ये जो ड्रग्स होती हैं जो मेडिसिन हैं फिर जो डॉक्टर होता है वो अपने पेशेंट को फ्री में दे देता है आगे। इट इंक्लूड्स टू वे सप्लाई। अब इसमें दो तरह की सप्लाई है, एक तो है जो फी पेड बाय पेशेंट टू फिजिशियन एक वन सप्लाई। अब पेशेंट ने जो फीस पे किया डॉक्टर को वो सप्लाई मानी जाएगी। अब वो देखना पड़ेगा कि वो टैक्सेबल है या डम्प है जीएसटी में, उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई हो जाएगा रूल। एंड द सप्लाई बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी टू फिजिशियन इज अनदर सप्लाई। अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने आपको ड्रग्स दी थी मेडिसिन दी थी डॉक्टर को फ्री में तो वो भी एक सप्लाई मानी जाएगी आपकी। अब ये फ्री सैंपल दिए हैं तो उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे एज पर रूल 27। ओपन मार्केट वैल्यू देखो नहीं है तो फिर रूल 31 है 30 है वो अप्लाई कर सकते हो।
ऐसे नंबर 6 एग्जाम्पल है, स्टॉक्स इशूड टू डिस्चार्ज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो एक कंपनी एक्ट में ना रूल होता है कि हर कंपनी को 2% अपने प्रॉफिट का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो अब उसने कंपनी ने क्या किया, सीएसआर को डिस्चार्ज करने के लिए अपने स्टॉक इशू कर दिए। तो स्टॉक मतलब जो अभी हमारा बिजनेस का स्टॉक होता है, स्टॉक से इशूड विदाउट एनी फ्लो ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड एंड क्वालिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वुड कंटिन्यू टू बी सप्लाई फॉर कंसिडरेशन। अब ये जो हम स्टॉक दे रहे हैं, कंपनी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट कर लिया, उसको दे दिया स्टॉक हमने कि आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फ्री में दे दिया। तो ये भी सप्लाई मानी जाती है। हमने क्या था, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, वो भी टैक्सेबल है आपकी। तो एलबीक, एलबीक का मतलब होता है इवन गो इन नॉन मॉनिटरी फॉर्म में है, ये फ्री में है, वेयर द ऑब्लिगेशन अंडर कंपनी एक्ट स्टैंड्स सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड एंड जीएसटी बिकम्स पेबल बेस्ड ऑन ओपन मार्केट वैल्यू। तो उस केस में जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा, ओपन मार्केट वैल्यू जो रूल 27 में आपने डिटरमिन की है, राइट। फिर ऐसे एक और क्या एग्जाम्पल, प्री इशू मटेरियल फिल्म किसे कहते हैं, सर्वाइकली बाय क्लाइंट टू कॉन्ट्रैक्टर। तो कोई क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया, बिल्डर जिसे कहते हैं, कि आपने मेरे हाउस की कंस्ट्रक्शन करनी है। अब उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो मटेरियल भी देगा आपको, सैंड है, ब्रिक्स हैं, सीमेंट है, ठीक है, और प्लस अपनी सर्विस भी देगा, लेबर लेकर आएगा और आपको सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो कस्टमर है वो अपना मटेरियल पूरी देता है कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उस केस में अब जो मटेरियल है, प्री इशू मटेरियल जो कस्टमर ने दिया है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो व्हेन फिल्म टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो फिल्म जो है हम कब इंक्लूड करते हैं सप्लाई की वैल्यू में, तो इफ द इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट वेयर इन द कॉन्ट्रैक्टर वाज लायबल टू सप्लाई द एंटायर मटेरियल। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर अपना ही लेकर आएगा, अपनी तरफ से प्रोवाइड करेगा, एंड बट इफ आयरन एंड स्टील इज सप्लाइड एट अ रिसिपिएंट, पर कस्टमर ने कुछ मटेरियल अपने पास से ले लिया है, तो विच रिजल्ट्स इन ए रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या होगा, हम कहेंगे कि इतना प्राइस मेरा कम कर दो, अब आप इतना मटेरियल तो मैं ही दे रहा हूँ, कस्टमर कहेगा। देन सच गिविंग ऑफ आयरन एंड स्टील विल बी सप्लाई बाय द कस्टमर टू कॉन्ट्रैक्टर विद इन जीएसटी। तो इस केस में वो कहते हैं कि जो कस्टमर ने भी ये मटेरियल ट्रांसफर किया है ना कॉन्ट्रैक्टर को, वो भी सप्लाई मानी जाएगी, उस पर जीएसटी लग जाएगा। एंड फर्दर such a supply of works contracted service by the contractor should include the value of iron and steel beginning। और जो कॉन्ट्रैक्टर आपको सप्लाई दे रहा है सर्विस की, वो भी अपनी सप्लाई की वैल्यू में इस मटेरियल की वैल्यू को ऐड करेगा। अब वो कितनी वैल्यू ऐड करेगा, वो रूल्स के बेस पर हम डिटरमिन करेंगे। अच्छा, ये भी व्हेन फिल्म नॉट टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू सप्लाई। अब किस केस में जो कस्टमर ने मटेरियल दिया है वो इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन कस्टमर पहले से एग्री करता है कि मटेरियल मैं ही दूंगा आपको, सिर्फ आप मुझे सर्विस दो, फिर मटेरियल को ऐड नहीं करेंगे हम। देखो, तो किस केस में होता है, एग्जाम्पल है जैसे फैब्रिक गिवन बाय ए कस्टमर टू ए टेलर, इग्नोर के केस ऑफ सप्लाई ऑफ फैब्रिक बाय अ कस्टमर टू अ टेलर एंड अ सप्लाई बैक बाय अ टेलर आउट ऑफ नीड पार्टनर। कस्टमर अपना क्लोथ लेके जाता है फैब्रिक टेलर के पास कि इसकी स्टिचिंग करनी है, तो उस केस में तो जेन्युइन ही है कि मटेरियल कस्टमर ही देता है, तो वो सप्लाई की वैल्यू में ऐड नहीं होगा। और कस्टमर ने जो फैब्रिक दिया ना टेलर को, वो भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अब इसमें टेलर जो आपको सर्विस देगा स्टिचिंग की, सिर्फ वही सप्लाई मानी जाएगी और उसकी वैल्यू पे जीएसटी चार्ज हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, एन एयर कंडीशनर गिवन बाय कस्टमर टू एन इलेक्ट्रीशियन फॉर इस इंस्टॉलेशन। एक कस्टमर ने एसी परचेज करा, फिर वो इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है कि इसको इंस्टॉल कर दो जी आप मेरे एसी को। तो ये जो हम अपना एसी दे रहे हैं ना इलेक्ट्रीशियन को, इट इज नॉट अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर इट सेल्फ टू द इलेक्ट्रीशियन। जब कस्टमर देगा अपना एसी इलेक्ट्रीशियन को, वो सप्लाई ही मानी जाएगी। सिर्फ इलेक्ट्रीशियन जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वही सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल होंगी आपकी। इट मीन्स इलेक्ट्रीशियन जो है, एंड दिस इज टू एन इलेक्ट्रीशियन, उसमें इलेक्ट्रीशियन ने जो सर्विसेज देनी है उसकी जो वैल्यू बनेगी, सिर्फ वो आपकी टैक्सेबल है। अब देखते हैं इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल हैं। ए सप्लाई अ न्यू फोन फॉर ₹20,000 along with exchange of an old फोन। ठीक है, ए ने एक नया फोन दिया 20,000 में,
और एक्सचेंज ऑफ ऑफर है, पुराना फ़ोन वो ले लेगा आप कस्टमर से। एंड इफ द प्राइस है न्यू फ़ोन विदाउट एक्सचेंज 25,000, यदि वो एक्सचेंज ऑफर में नहीं जाता है तो अदरवाइज मार्केट में जो प्राइस है नए फ़ोन का वो है 25,000। वट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू फ़ोन सप्लाई। अब आपने न्यू जो फ़ोन सप्लाई किया है उसकी वैल्यू क्या लेंगे, तो रूल 27A लग जाएगा। जो आप नया फ़ोन दे रहे हो ना उसकी मार्केट वैल्यू हमें पता है वो 25,000 है। तो रूल 27A कहते हैं, एज पर रूल 27A द वैल्यू ऑफ न्यू फोन शैल बी ओपन मार्केट वैल्यू विच इज 25,000। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू सप्लाई बन जाएगी। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। ए ने सप्लाई किया लैपटॉप ₹430,000 along with the voucher of a printer getting manufactured by the recipient and the value of the printer known at the time of supply 5,000। तो ए ने जो अपना लैपटॉप दिया 30,000 में और वो एक एक्सचेंज ऑफर ले रहा है और वो उससे प्रिंटर ले लेगा कस्टमर से जो कस्टमर ने ही मैन्युफैक्चर किया है और वैल्यू प्रिंटर की उस टाइम 5,000 की। तो एक्सचेंज ऑफर में ले रहा है ना, इसमें 5,000 का प्रिंटर ले लेगा और 30,000 का वो लैपटॉप दे देगा अपना। बट द ओपन मार्केट वैल्यू लैपटॉप इज नोन, पर अब हमें ये नहीं पता मार्केट में लैपटॉप की ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। हमें को नेट पता है बस कि प्रिंटर लेने के बाद हम 30,000 में अपना लैपटॉप दे रहे हैं। तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ लैपटॉप क्या लेंगे हम, तो एज पर रूल 27B क्या कहता है, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू लैपटॉप इज नॉट नोन, देयर फॉर वैल्यू सप्लाई ऑफ लैपटॉप जो है गेट इज इक्वल टू कंसीडरेशन जो आपको मिला मनी में आपको मिलेंगे 30,000 रुपये लैपटॉप के, फिर प्लस जो प्रिंटर मिला आपको अमाउंट इक्विवेलेंट टू कंसीडरेशन इज नॉट इन मनी, और जो प्रिंटर है उसकी कितनी मनी वैल्यू है वो है आपकी 5,000। तो दोनों को ऐड कर दो तो इस समय को विदाउट प्रिंटर यदि आप ना खरीद के तो उसकी वैल्यू बनेगी 35,000 रुपये। ये सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। इसमें जो सप्लाई है ना लैपटॉप की सप्लाई की वैल्यू 35,000 है और जो प्रिंटर की सप्लाई दे रहे हैं रिसिपेंट यदि वो भी मैन्युफैक्चरर है उसके लिए वैल्यू 5,000 मानी जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, AB and company provides financial consultancy to a group of companies for an annual retainership fee of ₹5 lakh। एक कंपनी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दे रही है कंपनीज को और उसके लिए वो एनुअल फीस रखती है 5 लाख की। इट इज गिवन एन ऑफिस इन द प्रीमिसी ऑफ द ग्रुप फॉर ए सक्सेसिव यूज, पर उसके बदले में इस कंपनी को ना ए बी कंपनी को कंसल्टेंट जो ग्रुप ऑफ कंपनी है उन्होंने अपनी प्रीमिसी में एक ऑफिस दे दिया उसको एक्सक्लूसिव यूज के लिए ऑफिस। तो ए बी कंपनी पे जीएसटी उनका अमाउंट को 5 लाख, तो ए बी कहती है मेरी जो फीस है वो तो 5 लाख है, उसके हिसाब से उसने जीएसटी पे कर दी है। तो एक द वैल्यू फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए बी एंड कंपनी करेक्ट अंडर जीएसटी लॉ। हम लिखेंगे नहीं, आप सर्विसेज को दे रहे हो प्लस आपको ये एक्स्ट्रा नॉन मनी मॉनिटरी बेनिफिट भी मिला है, ऑफिस मिला आपको फ्री में यूज करने के लिए, उसकी क्या वैल्यू बनती है वो भी असेस की जाए। तो मीन्स हमारा आंसर है ए बी एंड कंपनी गेट्स एन ऑफिस स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट विच इज एन एडिशनल नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन फॉर इस सर्विसेज। एज पर जब आपको नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन मिलेगा एज पर रूल 27B द मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट ऑफ ऑफिस स्पेस मस्ट बी एडेड टू रिटेनर फी ऑफ ₹5 लाख टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए बी एंड कंपनी। आपने क्या लेनी है वैल्यू सर्विस, 5 लाख जो मिला कैश कॉन्सिगरेशन और जो आपका रेंट आपको ऑफिस का वो मिला प्रीमिसी उसका जो मनी वैल्यू बनती है विच इज रेंट, वो भी आप ऐड कर दो, वो आपकी टोटल वैल्यू मानी जाएगी सप्लाई की। Then we have example 19. An old antique artwork is sold against which consideration is partly in the form of money 50,000 and partly in the form of new furniture whose value known at the time of supply is 65,000। तो कोई जो ओल्ड एंटीक आर्ट वर्क था उसको हमने सेल कर दिया, उसके बदले में आपको कैश मनी मिल रही है 50,000 की और एक आपको मिला इनकी फॉर्म ऑफ ए न्यू फर्नीचर और एक फर्नीचर मिला जिसकी वैल्यू थी आपकी 65,000। तो सप्लाई क्या लेंगे हम एंटीक वैल्यू की, द वैल्यू सप्लाई ऑफ एंटीक वर्क फॉर पर्पज ऑफ जीएसटी जो है वो हमने लेनी है विल बी मॉनिटरी कॉन्सिगरेशन कॉम्बाइंड विद इक्विवेलेंट मनी वैल्यू नॉन ऑफ न्यू फर्नीचर विच इज नॉन मॉनिटरी। मीन्स 50,000 को कैश मिला आपको और प्लस जो फर्नीचर मिला उसकी वैल्यू दोनों ऐड कर दो तो 1,15,000 हमारी सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी।
जो ओल्ड एंटिटी का वो आर्ट वर्क आपने सेल किया है उसके लिए। Another example 20. A customized desktop computer है whose open market value is not available is installed at an office wherein the consideration is paid in the form of money of 45,000 and an old computer whose price is not available at the time of supply। तो एक हमने कस्टमर के लिए कस्टमाइज्ड होता है, कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाकर दिया है उसको, और उसका ओपन मार्केट में क्या प्राइस है वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, मीन्स रूल 27 क्लोज ए अप्लाई नहीं होगा। एंड दिस इज इंस्टॉल्ड एट एन ऑफिस वेयर इन कंसीडरेशन हमने दिया है, अब उसको बदले में 45,000 को कैश दे दिया, और एक हमने ओल्ड कंप्यूटर वुड प्राइस इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एक हमने इसको दे दिया पुराना कंप्यूटर आपको मिल गया समझो। तो अब आपने क्या वैल्यू लेनी है, एक तो जितना कैश मिला प्लस जो ओल्ड फर्नीचर है उसकी वैल्यू, बट वो कह रहे हैं अब उसकी वैल्यू भी नहीं है पुराने कंप्यूटर की, नॉट अवेलेबल प्राइस। एंड अ सिमिलर कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ characteristics, quality, quantity, functional components, materials, and reputation, etc., has been installed by a company at another client premises for 70,000। पर इसी टाइप का डेस्कटॉप कंप्यूटर हमने किसी और कस्टमर को दिया है 70,000 में, वैसे इसको दे रहे हैं 45,000 में, प्लस उससे हम ले रहे थे ओल्ड कंप्यूटर जिसका प्राइस हमें नहीं पता है, पर इसी टाइप का सिमिलर प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस है दूसरे क्लाइंट के लिए 70,000। तो क्या वैल्यू लेंगे हम, डिटरमिन का वैल्यू सप्लाई ऑफ न्यू डेस्कटॉप कंप्यूटर, अभी जो नया डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसकी वैल्यू क्या मानी है, तो हमारा रूल 27 क्लोज सी अप्लाई हो गया। वैल्यू सिमिलर प्रोडक्ट आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास मनी वैल्यू नहीं है जो ओल्ड कंप्यूटर आप एक्सेप्ट कर रहे हो नॉन मॉनिटरी फॉर्म में, which means हमारा आंसर है एज पर रूल 27C सिंस द वैल्यू गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इज अवेलेबल द वैल्यू ऑफ ₹70,000 विल बी टेकन एज वैल्यू सप्लाई ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये था हमारा ये रूल 27। नेक्स्ट आता है रूल 28, इसमें हम डिस्कस करेंगे वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटिव पर्सन अगर गैन थ्रू एजेंट। जब डिस्टिंक्ट या रिलेटिव पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है उसकी वैल्यू कैसे निकालनी, तो वैल्यू सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटिव पर्सन शैल बी डिटरमिन्ड एज फॉलोइंग। रूल 28 में सबसे पहले आता है फर्स्ट प्रोविजन टू रूल 28, क्या कहती है फर्स्ट प्रोविजन टू रूल 28। वैल्यू सप्लाई है बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटिव पर्सन में, उसमें रूल है वेयर द सप्लाई इज ऑफ गुड्स इंटेंडेड टू बी सोल्ड फर्दर एज सच बाय द रिसिपिएंट एंड द सप्लायर हैज ऑप्टेड टू वैल्यू गुड्स एट 90% ऑफ द प्राइस ऑफ द लाइफ काइंड एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द रिसिपिएंट टू अनरिलेटेड कस्टमर, द टेक्सुअल वैल्यू सप्लाई शैल बी। देखो एक सेलर ने गुड्स बेची कस्टमर को, कस्टमर है रिसिपिएंट, और जो रिसिपिएंट है उसने भी आगे सेल करनी है इंटेंडेड को भी सोल्ड फर्दर, तो उस केस में और सप्लायर जो है उसने ये अडॉप्ट कर लिया है, सप्लायर है ऑप्टिक वैल्यू गुड्स है 90% को प्राइस ऑफ द लाइफ टाइम क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड बाय रिसिपिएंट को अनरिलेटेड कस्टमर। जिस प्राइस पे ये जो कस्टमर है ना रिसिपिएंट वो आगे सेल करेगा उसका 90% हमने एज्यूम कर लिया कि ये वैल्यू मानी जाएगी, तो फिर आपकी वैल्यू जो है वो आएगी सप्लाई के 90% ऑफ प्राइस और लाइव गुड्स सोल्ड बाय रिसिपिएंट टू अनरिलेटेड कस्टमर, फिर तो हम वही वैल्यू मान लेंगे अब। अच्छा रूल 28 में तो वेयर द सप्लाई इज ऑफ गुड्स इंटेंडेड टू बी सोल्ड फर्दर, इसमें भी वही है गुड्स हमने सेल करके कस्टमर ने आगे उसको फर्दर सेल करना है इंटेंडेड टू बी सोल्ड फर्दर एज सच बाय द रिसिपिएंट से एज सच बाय द रिसिपिएंट, बट इस केस में सप्लायर डज नॉट ऑप्ट द वैल्यू गुड्स है 90% और लाइफ में, पर हमने ना दूसरी ऑप्शन ले ली कि हम अपनी गुड्स की वैल्यू को 90% मानेंगे ऑफ लाइव गुड्स की, ठीक है। इस केस में भी जब आप ये ऑफर नहीं लेते हैं और वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट इंटेंडेड टू बी सोल्ड, या फिर जो कस्टमर है उसने आगे सेल ही नहीं करनी सप्लाई ऑफ गुड्स की, तो उस केस में भी द वैल्यू सप्लाई शैल बी डिटरमिन्ड एज फॉलो। इन दोनों केसेस में सप्लाई की वैल्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो वो है एट द सेकंड प्रोविजन टू रूल 28। तो वो क्या कहती है वेयर द सप्लाई इज मेड फॉर ए कंसीडरेशन एंड द रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कस्टमर है ना जो वो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा फुल, तो उस केस में वैल्यू सप्लाई लेंगे हम इनवॉइस वैल्यू इज एक्सेप्टेड एज ओपन मार्केट वैल्यू,
जो बिल में प्राइस आपने शो किया है ना इनवॉइस प्राइस, वही हम उसका ओपन मार्केट प्राइस मान लेंगे और वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अब आते हैं सेक्शन रूल 28 क्लोज ए में। अच्छा, वेयर द सप्लाई मेक फॉर ए कंसीडरेशन बट द रिसिपेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। यहाँ पे क्या था, रिसिपेंट एलिजिबल था आईटीसी के लिए, अब वो कह रहे हैं कि रिसिपेंट जो है इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। कहने का वैल्यू सप्लाई शैल बी डिटरमिन एज पर रूल 28 इन गैप होगा, फिर रूल 28 अप्लाई होगा। और देखो रूल 28 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो इसकी फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई होती है। इसमें है कि सेलर ने कुछ सेल करी कस्टमर को, कस्टमर ने फर्दर सेल करनी है, इंटेंडेड टू बी सोल्ड फर्दर। और जो सेलर था ना, ओरिजिनल सेलर, सप्लायर जिसे कह रहे हैं, उसने ओके कर लिया कि मैं 90% वैल्यू एक्सेप्ट कर लूंगा जिस प्राइस पे भी ये जो कस्टमर सेल करेगा आगे गुड्स को, फिर को आपकी 90% वैल्यू एक्सेप्ट होगी सप्लाई की। जब दूसरा केस हमने किया रूल 28 में, यही प्रोविजन चल रही है आपकी, ठीक है। फर्स्ट प्रोविजन में where the supply of goods intended to be sold further है एज सच, बट सप्लायर ने ये 90% जो वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की, या और सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट इंटेंडेड टू बी सोल्ड, या फिर गुड्स फर्दर सेल नहीं करनी है आपने, उस केस में फिर अब सेकंड रूल अप्लाई हो जाएगी। उसका रूल ये है वेयर क्या सप्लाई बेक फॉर कंसीडरेशन एंड रिसिपेंट ने ये आईटी से अवेल कर लिया है, फिर को इनवाइस वैल्यू ले लेंगे हम। अच्छा, ये उसने रिसिपेंट ने आईटी से अवेल नहीं किया है, द वैल्यू सप्लाई शैल बी डिटरमिन्ड इन सीक्वेंस में रूल 28 में। तो नंबर ए रूल क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी ओपन मार्केट वैल्यू से सप्लाई, जैसे टेक्सचर वैल्यू सप्लाई ओपन मार्केट, फिर आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो उसकी। और रूल क्लॉज बी क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी वैल्यू गुड्स, वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस लाइट काइंड एंड क्वालिटी। तो इस केस में आप लाइक काइंड एंड क्वालिटी जो सिमिलर गुड्स है ना उसकी वैल्यू ले लो आप। इतनी टेक्सटाइल वैल्यू सप्लाई एक वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और द वैल्यू सप्लाई शैल बी द वैल्यू एज डिटरमिन, या फिर रूल 30 या 31 के बेस पर आप डिटरमिन कर दो। रूल 30 में है कॉस्ट ऑफ सप्लाई प्लस 10% मार्कअप ऐड करना है। रूल 31 है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट के बेस पर आपकी वैल्यू असेस हो जाएगी। ये था रूल 28। नॉर्मली इस केस में नहीं देखा वैल्यू में क्या है आपकी, जो वैल्यू है आपकी वो चलती है आगे एक्सचेंज ऑफर में। जैसे वैल्यू गुड सप्लाई और बिटवीन डिस्टिंग पर्सन में या रिलेटिव पर्सन में चल रही है, एंड अगर गैन थ्रू एजेंट। उसके देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 21। अब फार्मा कंपनी सप्लाई ये ड्रग इंटरमीडिएट, ड्रग इंटरमीडिएट होता है जो एज ए मटीरियल काम आएगा आगे दूसरे पर्सन के लिए। तो एक ड्रग इंटरमीडिएट हमने सेल करी फार्मा कंपनी ने टू एक्स सब्सिडरी, तो ये उसकी वो हो गई आपकी रिलेटिव पर्सन। यूनिक इन अनदर स्टेट फॉर कन्वर्जन इनटू फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन होके मेडिसिन में ये कन्वर्ट हो जाएगी। द प्रोडक्ट इज एक्सक्लूसिव टू द कंपनी एंड देयर इज नो मार्केट सेल ही नहीं गया, प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव है उसकी कोई मार्केट में सेल नहीं है। और दिस ड्रग इंटरमीडिएट की द कॉस्ट ऑफ ड्रग इंटरमीडिएट ड्रग क्योंकि कंपनी को कॉस्ट पड़ती है 150 रुपये, भाई लिखी इनवाइस की कोई ओन सब्सिडी एट 180, पर जबकि हमने उसको बिल भेजा है 180। तो डिटरमिन करो आप, डिटरमिन द वैल्यू सप्लाई ऑफ दिस ड्रग इंटरमीडिएट अंडर जीएसटी लॉ इन द फॉलोइंग टू केसेस। पहला केस है रिसिपेंट सब्सिडी यूनिट डज नॉट अवेल आईटीसी, लेकिन वो आईटी से अवेल नहीं कर रही है या वो आईटी से अवेल कर रही है। देखो सप्लाई के मेक टू रिलेटिव पर्सन देयर इज नो ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द ड्रग इंटरमीडिएट एज आल्सो देयर आर नो लाइक गुड्स देयरफॉर वैल्यू शैल बी एज फॉलोइंग। तो पहला है एज पर रूल 28 सी में द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सच ड्रग इंटरमीडिएट विल बी 110% ऑफ इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर अंडर रूल 30। तो फिर हम लेते हैं कॉस्ट प्लस 10%, जिसका नाम है 110% ले लो कॉस्ट का। तो कॉस्ट कितनी है आपकी 150 रुपये, उसमें 10% ऐड कर दिया हमने, वो बन गया 165 पर मंथ। ये कब है, जब आप आईटी से वेल नहीं कर रहे हो। देखिए आप आईटी से वेल करके हो, फिर हम लिखें 90% ऑफ प्राइस एट विच इट इज रीच टू अदर कस्टमर। तो एट रूल 28 if the recipient unit is eligible for full ITC, the value declared in the invoice will be deemed to be open market value of the drug intermediate and thus the invoice value will be value supplied। तो देखिए आप आईटीसी ले रहे हैं, फिर क्या लेनी है अपनी वैल्यू, जो इनवाइस वैल्यू है जो आपने शो करी है इनवाइस वैल्यू वो क्या है आपको दी हुई है। वही लिखेगी इनवाइस टू ओन सब्सिडी एट 180।
फिर को बिल में अपने प्राइस लगाया ना मनी की, वही इसकी टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी।